सुप्रीम नमस्कार। कोर्ट ने कल फैसला दिया है। न्यूज क्लिक के संपादक सीधे जेल में डाल दिया गया था यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी कहते हुए। उनके केस को अनवैध बताते हुए उसको फालतू बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया है। और इस तरह से जिस तरह से लगातार मोदी सरकार के कार्यकाल में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को देशद्रोही आतंकवादी की कोशिश की जा रही है। कई सारे पत्रकार जेल में ही पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये पत्रकारों पर जो हमले का नया ढांचा तैयार किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, या तो आप उसके साथ में रहिए या फिर उसके विरोध में रहिएगा तो आप जेल जाइएगा या में मारे जाइएगा। पटना में भी बहुत सारे पत्रकारों की हत्या कर दी गई है और पूरे देश भर में पत्रकारों की हत्या की जा रही है और दुनिया भर में भी पत्रकारों की हत्या की जा रही है। आंकड़े हैं, आंकड़ों के पर मत जाइए। देखिए हर हत्या अपने आप में एक बहुत ही संगीन कहानी कहता है शासक का। बहरहाल हम इस करेंगे कि किस तरह से एक न्यूज क्लिक के पत्रकार को बाकायदा बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के और बिना किसी कारण बताए यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया गया और दर्जनों पत्रकारों को लगभग 50 के आसपास से पत्रकारों पर पुलिस ने बाकायदा जांच पड़ताल किया, उसका लैपटॉप, मोबाइल सब। उनकी थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं। वो पहली बार 23 साल की उम्र में जेएनयू में इमरजेंसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए जेल गए थे। 50 साल बाद समय का चक्र घूमा। वो एक तानाशाही थी जिसने अनगिनत पत्रकारों को देश भर में जेल में डाल दिया था। उसमें मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, मिसा एंड डीआईआर, ये दोनों एक्ट थे जो एक्ट इवॉल्व होते होते यूएपीए, पीएमएलए वगैरह में कन्वर्ट हो गए हैं आज के दिन में। तो देखो, लोकतंत्र भी एक दिन में नहीं आता किसी देश में और तानाशाही भी एक दिन में नहीं आती। हर चीज को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहता है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है, एक हिस्टोरिसिज्म रहती है, एक इवॉल्विंग पैटर्न रहता है जिसको समझने की लोगों को जरूरत पड़ती है। मैं थोड़ा हमेशा बैकग्राउंड में इसलिए जाता हूँ क्योंकि जब आप जड़ों को से नहीं पहचानेंगे तो फुनगी देखकर तो कुछ समझ में आएगा नहीं किसी भी वृक्ष का स्वास्थ्य या उसकी जीवन यात्रा। आज जिस तानाशाही के दौर में हम गुजर रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि अधिनायकवाद जिसको हम लोग कह रहे हैं उसकी पहली भनक भारतवर्ष को इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में मिली थी, ठीक है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने उससे सबक सीखा, परवर्ती सरकारों ने भी सबक सीखा और सीखने के बाद स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि 84 के राजीव गांधी के चुनाव के बाद, जिसमें कि एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बहुत बड़ी मेजोरिटी मिल गई थी कांग्रेस को 415, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनी मोदी सरकार आने के पहले, 2014 के पहले, जो कि किसी एक पार्टी का एब्सोल्यूट मेजोरिटी रही, हमेशा मिली जुली सरकार रही। तो मिली जुली सरकार में अधिनायकवाद लागू करना संभव नहीं होता, इसलिए वो फेज हम लोग का निकल गया। राजीव गांधी जो थे बेसिकली एक डेमोक्रेट थे। राजीव गांधी 415 सीट लेने के बाद भी अपने सीने को 56 इंची 72 इंची ये सब नहीं बोला करते थे, तो एक दूसरे टाइप का आदमी था। इसीलिए वो दौर हमने देखा है जिसमें अधिनायकवाद नहीं था, ठीक है। ये बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में इंटरनल डेमोक्रेसी उस दरमियान खत्म हुई, वो एक दूसरा एक किस्सा है जिसके चलते कांग्रेस को खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा, ये अलग बातें हैं। लेकिन राजीव गांधी बेसिकली डेस्पॉट और डिक्टेटर टाइप का आदमी नहीं था। फिर आया 2014। 2014 में एक कुंठित, अशिक्षित, हर तरह से कुंठित, जिसके अंदर में यौन कुंठा से लेकर बौद्धिक कुंठा सब रही है, वैसे एक व्यक्ति को सत्ता के केंद्र में स्थापित होते हुए भारतवर्ष ने देखा। तो इनकी कुंठा का उद्गार जो है वो भय के रूप में होता है। ये हमेशा डरते रहे कि जो भी मेरे अगेंस्ट में बात करेगा, वो जैसे कि आपने कहा शुरू में कि या तो मोदी के पक्ष में है या विपक्ष में है, इस तरह के बाइनरी में देश को वो ले गया। क्योंकि जो संघ की विचारधारा है, जिसकी वो उपज है, गोलवरकर वगैरह की उपज है, उसमें क्या है कि एको अहम द्वितीय नास्ति, एक मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मोदी सत्ता के केंद्र में आ गए।
प्रदीप पुरकायस्थ जो है वो कम्युनिस्ट हो या नहीं हो, लेफ्टिस्ट जरूर है, और लेफ्टिस्ट होने के नाते उन्होंने भी अपना एक मंच तैयार किया। और जैसे कि हर फासिस्ट नाजी जर्मनी में हुआ था कि नाजियों का पहला निशाने निशाने पर सबसे पहले कम्युनिस्ट रहते थे, उसके बाद यहूदी आए। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिटलर ने पहले यहूदियों पर जुल्म नहीं किया था। सबसे पहले उनका जुल्म शुरू हुआ था वहां के कम्युनिस्ट लोगों पर, क्योंकि कम्युनिस्ट ही वो विचारधारा है जो फांसीवाद और नाजीवाद को उखाड़ने के लिए सक्षम है। जो 1945 में हम लोगों ने देखा कि लाल सेना ने ही अल्टीमेटली जाकर हिटलर और मुसोलिनी को हराया, बाकी किसी की पेटी में दम नहीं था। ये फैक्ट है, ये ऐतिहासिक फैक्ट है। तो इनको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जो कम्युनिस्ट है या कम्युनिस्ट के सिंपैथाइजर हैं या लेफ्टिस्ट हैं, उन्हीं से ये सबसे ज्यादा डरते हैं। तो प्रवीण पुरकायस्थ वही थे। अब उनके अगेंस्ट में एक झूठा केस लाद दिया गया कि उनको चीन से फंडिंग हो रही है, जबकि उनको फंडिंग देने वाले 10 करोड़ जो फंडिंग दी वो तो अमेरिका के सिटीजन, यूएस सिटीजन है। उनकी सैकड़ों इंडियन इंटरनेट क्या कहते हैं तुम्हारा कंपनियों में उनका यह है, सब्सक्रिप्शन है, योगदान है, शेयर है, हेल्प है, जो कहो। तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था लोबन राय ने कि हम दुनिया में जो आज़ाद पत्रकारिता कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों का मुखर आलोचक होकर उनको एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक में, उनको वो हेल्प करेंगे। हमारे समय में एक विरोधाभास का समय है। यहाँ पर एक तरफ से बॉर्डर्स विदाउट जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर भी है ना, ऐसी संस्था भी काम कर रही है, और ऐसी गोदी मीडिया जैसी संस्था भी काम कर रही है। तो इन दोनों के आपसी वैचारिक संघर्ष लगे रहते हैं। लेकिन मोदी के पहले कोई ऐसा शासक हिंदुस्तान में नहीं आया जो इन वैचारिक संघर्ष को इतनी हवा दे दी और इसको इस स्तर पर ले गया कि व्यक्तिगत दुश्मनी की बात आ गई। ये तो चुन चुन के व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने की बात करते हैं। तो प्रवीण पुरकायस्थ को पिछले साल नवंबर में शायद जेल में डाल दिया गया, उसके साथ उनके चीफ एडिटर को भी जेल में डाल दिया गया। ये सारी बातें हुई। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। उनको जो अरेस्ट किया गया यूएपीए के अंदर में, तो प्रकारांतर में प्रवीण पुरकायस्थ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, देशद्रोही, आतंकवादी, इन सारी धाराओं को लगाया जिसमें जमानत मिलती नहीं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट पर लोग लहालोट होते रहते हैं, मैं उन जजमेंट्स को एक पंगु जजमेंट के रूप में देखता हूं। पक्षाघात का शिकार होकर जजमेंट देना। जैसे देखो इस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, उनकी बेल की अर्जी किस ग्राउंड पर एडमिट की गई। वो ग्राउंड है कि अथॉरिटीज ने, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज ने प्रवीण पुरकायस्थ को बिना कोई कारण बताए या उसके बाबत बिना कोई चिट्ठी दिए अरेस्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर ईडी सीबीआई जैसी संस्था कल के दिन मुझे एक चिट्ठी दे दे कि आप फन्ना फन्ना धारा के अंतर्गत अरेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि आपने ये पॉडकास्ट किया था और इसमें आपने देश विरोधी बात की थी, मोदी विरोध मतलब देश विरोध, उसी को इम्प्लाई करते हुए सारे सेक्शंस लगाकर अगर मुझे चिट्ठी दे दी गई तो फिर मेरी गिरफ्तारी जायज। यही तो मतलब हुआ ना। ये गिरफ्तारी नाजायज जो कह रही है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए नहीं कह रही है कि केस में कोई मेरिट नहीं है। न्यूज क्लिक पर देशद्रोह का मुकदमा चल ही नहीं सकता है यूएपीए की धाराओं के अंतर्गत। ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही है, वो कह रही है स्पष्ट रूप से अभी हम केस के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे भाई? इसका मतलब है कि टेक्निकल लैप्स जो हुआ है ईडी के द्वारा, टेक्निकल लैप्स है ना, तकनीकी भूल है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
उन्होंने प्रवीण पुरकायस्थ को ये लिख कर नहीं दिया, उनके अरेस्ट की वजहों को रेखांकित करते हुए कोई लेटर नहीं। तो टेक्निकल लैप्स है, बिल्कुल। तो टेक्निकल लैप्स के आधार पर आप जमानत दे रहे हैं, जबकि आपके जमानत का आधार ये होना चाहिए कि ये कोई केस ही नहीं, ये फर्जी केस है, क्योंकि सारे तथ्य, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण आपके सामने हैं। तो आप नवंबर से लेकर आज हम लोग मई महीने में बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में आप घास छील रहे थे क्या? आपने फाइल नहीं पढ़ी क्या? आपको फुर्सत नहीं मिली? आप अर्नब गोस्वामी को बेल देने के लिए जैसे रात बजे कोर्ट बैठा देते थे 12 बजे, उस तरह से थोड़ा 5 महीने में माय लॉर्ड, हुजूर, माई बाप, इस केस को भी पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेते, तब आज ये केस ही आप खारिज कर सकते थे। ये सीख होती ईडी जैसी संस्थाओं को कि अगर आप गलत धाराओं में लोगों को बिला वजह अरेस्ट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इज हियर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड सुप्रीम कोर्ट इज हियर टू टेक करेक्टिव एक्शन। आपने क्या किया? आपने टेक्निकल ग्राउंड पर दिया, मतलब आपने ईडी को बताया कि आइंदा अगर किसी मोदी विरोधी को आप अरेस्ट करें तो उनको एक चिट्ठी दे दें जिसमें सारी धाराओं को लिख दे और ये लिख दें कि आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, तो फिर हम जमानत नहीं देंगे, क्योंकि आप टेक्निकली राइट हैं। अगर टेक्निकल रॉन्ग होने के लिए जमानत मिलती है तो टेक्निकल राइट होने से तो वो जमानत मिलेगी नहीं। इसमें मेरिट की बात कहाँ है? तो आप कर क्या रहे हैं? जस्टिस गवई और उसके कोर्ट ने जो किया, क्या किया है? आपने तो केस को ही ये कर दिया, प्रवीण पुरकायस्थ के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया कि आप टेक्निकल ग्राउंड पर दिया हुए हैं, केस में मेरिट है। इसकी समीक्षा हम लोग बाद में करेंगे। ये भी तो हो सकता है सुब्रत जी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ग्राउंड पर बेल दे रही है और लेकिन मोटिव उसका है कि बस जेल से बाहर निकाल दो, जैसे अरविंद केजरीवाल के मैटर में भी उन्होंने ऐसे अंतरिम बेल दे दिया नाम लेकर के, कुछ बोल करके, और लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इस केस में दम नहीं है, इसलिए यहाँ किसी भी ग्राउंड पर बेल दे दो। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट समझती है कि केस में मेरिट नहीं है तो खुल के बोलो ना भाई, किससे डरे हुए? वो रास्ता क्यों छोड़ रहे हो? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसको क्यों नहीं समझते कि जब टेक्निकल ग्राउंड पर आप बेल दे रहे हैं, कि टेक्निकल ग्राउंड ये है कि ईडी ने प्रवीण पुरकायस्थ को अरेस्ट करने के पहले कोई चिट्ठी नहीं दी कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब यही हुआ कि अगर वो चिट्ठी रहती तो फिर वो टेक्निकली ईडी सही रहती, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द केस। केस में नहीं, मेरिट नहीं होने के बावजूद हम आप बेल नहीं देते क्योंकि ईडी ने टेक्निकली सही काम किया था। ये साधारण सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट को बेनिफिट हम डाउट के किस बात का दें कि आपने बेल दिया? वो तो आपका काम है, ड्यूटी है। वो तो वही है कि डाकिया मेरे घर में चिट्ठी पहुंचाए, वो तो उसकी ड्यूटी है। इसके लिए उसको माला तो नहीं पहनाते हैं, पहनाते हैं क्या? ये तो आपकी ड्यूटी है। सीजेआई चंद्रचूड़ 1000 बार बोल चुके हैं कि बेल शुड बी ए रूटीन नॉट एन एक्सेप्शन। आप ही का स्टैंड है ना, तो आपने रूटीन फॉलो किया, तो इसके लिए वाहवाही क्यों दे आपको हम? आप किस ग्राउंड पर बेल दे रहे हैं मैं उसकी समीक्षा करूंगा, बात है साफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रत जी एक चीज बताइएगा हमको, जिस तरह के ग्राउंड बना करके इनको बेल दिया गया, क्या जो सैकड़ों पत्रकार जेल में है, नमक रोटी का न्यूज छापने के आरोप में जेल में है, जो बनाए गए थे, या फिर हाथरस में जो कप्पन गए थे उनको जेल में डाला गया था, तो इन तमाम चीजों को क्या इस आधार पर जस्टिफाई किया सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉक्टर्स को बेल दे दिया? नहीं हो सकती है, क्योंकि आप सिंगल जजमेंट को एड वैलोरम में यूज नहीं कर सकते। ये कानून की एक प्रक्रिया है। देखो क्या है, ये फिर वही बात,
प्रवीण पुरकायस्थ को बेल इसलिए नहीं मिली कि उसके केस में मेरिट नहीं है, इसलिए मिली कि ईडी ने उसको चार्जशीट नहीं दिया, उनको ये नहीं दिया था, लेटर नहीं दिया। आपको क्या मालूम कि सैकड़ों पत्रकार जो हैं उनको नहीं दिया गया चिट्ठी? अगर चिट्ठी दी गई है तो फिर हो गया, मेरा सवाल टेक्निकल मेरा ग्राउंड पर वो सवाल सही है। दोस्तों जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि मसलन एक पॉडकास्ट को बेल दे करके आप सैकड़ों पत्रकार को जेल में डालने का एक रास्ता तैयार कर दिए हैं कर दिए, कि लोकप्रिय थे, बहुत ज्यादा इनका प्रभाव था, बहुत बड़े नाम अंतर्राष्ट्रीय। थे, बड़े नाम। आप देखो ना भाई, कल ही ना मैंने कहा कि जिस ग्राउंड पर केजरीवाल को आप बेल दे रहे हैं उसी ग्राउंड पर आप हेमंत सोरेन को नहीं दे रहे, मतलब क्या है? क्योंकि दिल्ली पर फोकस पूरी दुनिया की रहती है। हम्म, झारखंड पिछड़ा हुआ आदिवासी गरीब स्टेट है, उस पर किसी की नजर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हेमंत को बेल आप नहीं देते हैं तो आपकी बदनामी नहीं होगी, लेकिन केजरीवाल को बेल नहीं देते हैं तो आपकी बदनामी अंतर्राष्ट्रीय होगी। बदनामी होती है। असनासी बदनामी हो तो सारे तो ये अपनी इमेज का खेल खेल रहे हैं ना। ऊपर से क्या है, एक मधुवादी व्यवस्था है। मधुवादी व्यवस्था में आदिवासी, पिछड़े, दलित, इनकी गिनती आदमी में होती नहीं है। हेमंत सोरेन आदिवासी है, इसलिए बेल नहीं मिलेगा। केजरीवाल नॉन आदिवासी है, इसलिए उनको बेल मिलेगा। शर्जिल लेवांग को क्यों नहीं मिला? उमर खालिद को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। 3 साल से उमर खालिद क्या केस है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रही है? तो जहां भी तुम देखोगे आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनको बेल नहीं मिलेगी। प्रवीण पुरकायस्थ के केस में एक अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही थी, क्योंकि न्यूज क्लिक छोटी मोटी चीज नहीं है। के लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत मोटिव हो गया है और इसका जो है मतलब बेल दे दिया गया है। तो दरअसल यह जो है एक लोकप्रिय चेहरा को बेल दे करके सैकड़ों हजारों पत्रकारों को जेल में जो सड़ा रहे हैं, उसको ढकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये मानवीय ढाल चढ़ा बनाया है। क्या आप ये होता है, कहना चाहते हैं? कॉस्मेटिक, ये है कॉस्मेटिक एफर्ट्स में कॉस्मेटिक। चलो अच्छा, फिर भी हम कुछ तो फायदा हुआ है। आगे से ईडी को एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक सादे कागज पर चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। उसमें लिखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा जी, आपके अगेंस्ट में धारा ऐसा ऐसा लगा है देशद्रोह का, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाए। जी। उस तो मेहनत इस तो एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि ये जो साधारण पत्रकार है, हम जैसे पत्रकार जो कि गली नुक्कड़ पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की बात को उठा रहे हैं, तो इन तमाम पत्रकार जो मोदी सरकार की सत्ता के इस भयावह दौर में भी एक स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उन पत्रकारों को इस केस का कोई बेनिफिट मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, असर? बेनिफिट इस तरीके से मिलेगा कि अगर अरेस्ट होने पर आप इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं। अब उस कोर्ट करने के को कानून मानेगी या नहीं मानेगी अदालतें, ये उनके ऊपर है। यहाँ तो एक होता है डिस्क्रेशन। जजेस, जुडिशियरी में जजेस का पास दो पावर है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। इसको साधारण दर्शकों के लिए मैं बता दूं, एक पावर होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लॉ कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि मान लो कोई कानून बना हुआ है कहीं पर, तो उस कानून किन हालातों में लागू होंगे, उस कानून के निहितार्थ क्या है, इसको इंटरप्रेट करना, इसको परिभाषित करना अपने जजमेंट के थ्रू से, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम। दूसरी शक्ति जो इनमें निहित है वो है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मतलब हमारे विवेकाधीन, यानी किस मामले को किस नजरिए से देखा जाए, ये हम कहीं किसको रिलीफ दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, ये हमारे स्व विवेक पर भी निर्भर करता है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर बहुत बड़ी होती है, समझे? तो अब सवाल है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे पास विवेक रहेगा तो हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे। जब विवेक ही बंधक पड़ा हुआ है
तो स्व विवेक का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ द डे वो तो एक व्यक्ति पर आ जाती है ना बात। जी अब हम लोग कहते हैं ना, बेला त्रिवेदी होगी तो ये जजमेंट देगी, खन्ना होगा तो ये देगा, दत्ता होगा तो ये हो जाएगा, चंद्रचूड़ होगा तो ये देगा। क्यों इतना पर्सनलाइज्ड कब से हो गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जब हम कहते हैं कानून का राज, कानून का शासन, कानून की सर्वोपरि शक्ति, हम्म तो फिर ये आज ये सवाल क्यों उठता है कि बेला त्रिवेदी होने से अमुक केस में अमुक जजमेंट देंगी, संजीव खन्ना होने से अमुक केस में, इतने प्रेडिक्टेबल लोग क्यों हो जा रहे हैं? जनता बिल्कुल क्यों क्यों समझ पा रही है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न कानून का राज है, न संविधान का राज है, किसी चीज का राज नहीं है। हर चीज, जहां पर जो ऊंचे पद में बैठे हुए हैं लोग, उनकी मनमर्जी हो रही है। कानून की मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, संविधान की मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। संविधान को सिर्फ मोदी सरकार नहीं खत्म कर रही है, सुप्रीम कोर्ट समाप्त संविधान कर को रही सुप्रीम कोर्ट भी खत्म कर रही है, हाई कोर्ट भी खत्म कर रही है। हर वो ताकतवर आदमी खत्म कर रहा है। किसी जिले का डीएम हो जो पर्चा रिजेक्ट कर देता है विरोधी उम्मीदवारों का, जैसे कल श्याम रंगीला का हुआ, कल रात को उसका पर्चा बनारस में रिजेक्ट हो गया। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग कानून और संविधान को अपनी अपनी प्राथमिकताओं, अपनी अपनी विचारधाराओं के रूप में परिभाषित कर संविधान और कानून को पंगु बना रहे हैं। इसलिए यह बात आज आ गई है कि फन्ना जज होगा तो फन्ना जजमेंट मिलेगा, फन्ना जज होगा तो फन्ना जजमेंट मिलेगा। पहले ये फौजदारी के केस में होता था। जी मैं जानता हूं ऐसे वकीलों को जो कहते थे अच्छा ठीक है, रांची हाईकोर्ट में उस बेंच को बैठने दो यार, वहां अप्लाई करेंगे तो बेल मिल जाएगा। ये फौजदारी के केस में होता था, लेकिन अब ये सिविल मैटर में होने लगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में होने लगा। सुब्रतो जी ये इतना तो डिग्रेडेशन हुआ। जी, जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ये है। लेकिन एक चीज़ हमें इस पे आपको एक इस विषय से अलग थोड़ा-सा एक घटना बताना चाहेंगे। ये जब एक भागलपुर में छात्रों का जब विशाल मूवमेंट हुआ, दसियों हज़ार छात्रों ने सड़कों पर मार्च किया था, उस पर गोली चलाई थी पुलिस ने और इसके बाद पूरा सैकड़ों स्टूडेंट्स को गोलियाँ मारी गई थी, 2 नागरिक की हत्या कर दी गई थी। 2002 के आस-पास एक घटना हुई थी, पी हाई के अगेंस्ट में। तो उसमें मुझे याद है एक प्रोफेसर थे, जो प्रोफेसर छात्र संगठन को मॉरली सपोर्ट करते थे, इस आंदोलन को सपोर्ट करते थे। तो वो जो प्रोफेसर थे, इस घटना के पहले की बात है, उस प्रोफेसर का मॉरल डाउन करने के लिए कुलपति की तरफ से एक एफआईआर किया गया, फर्जी एफआईआर। सेक्शन था उस दौर में, जिसमें कि आप बस कोर्ट में खड़ा होना है, आपको बेल मिल जाना है। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उनको शनिवार के उनको अरेस्ट कर लिया, घर से लेके गया उनको कोर्ट। कोर्ट पहुंचा वो लगभग 3 बजे के आसपास। जो ही इनको बुलाया कटघरे में बेल देने के लिए, ठीक इनको कटघरा बैठाया गया और जज उठ के चले गए। अब कटघरा में खड़ा हुआ आदमी को बेल मिली नहीं क्योंकि जज चले गए, तो अंततः उनको जो है जेल में डाल दिया गया। वह प्रोफेसर साहब पूरी रात शनिवार को जेल में रहे, पूरी चूँकि रविवार को छुट्टी है, तो रविवार जेल में रहे। फिर सोमवार को लाया गया उनको और सोमवार को 12-2 बजे उनको फिर रिहा किया गया। तो जो काम सिर्फ़ 5 मिनट का में हो सकता था, लेकिन उस प्रोफेसर का मॉरल डाउन करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए या उनको जेल का हवा खिलाने के लिए, बाकायदा एक बेलेबल सेक्शन में उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये घटना दिखाता है कि आप सत्ता के खिलाफ किसी भी रूप में आप खड़े होते हैं, तो आपको जेल में डाला जा सकता है। वो केस फर्जी हो, जैसा हो, ना कोई केस हो, तो भी आपको शक के आधार पर डाला जा सकता है। ये एक चीज़ है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे सुब्रतो चटर्जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको करना चाहिए था, केस को ही डिसमिस करना चाहिए था और
गलत न्यूज़ फैलाने गलत ईडी करने वाले ईडी अधिकारियों को या पुलिस अधिकारियों को दंडित होना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने एक लोकप्रिय चेहरा को जो दिखाया है मैंने बेल दे दिया है, अपना चेहरा छुपाने की कोशिश किया है। तो इसका असर मैं फिर पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका असर उन छोटे पत्रकारों पर क्या बेहतर पड़ने की उम्मीद है कि आगे से उनकी अरेस्टिंग ना हो या उनकी हत्या करने की कोशिश ना की जाए पुलिस की तरफ से? मेरा एक छोटा-सा सवाल रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं ऐसा लगता। देखो ऐसा जो भागलपुर की घटना आपने बताई ना, जी, वही नियम है और प्रवीण पुरकायस्थ जो है ये अपवाद है। अफ़वाह है। समझे बिल्कुल, ना? तो अपवादों से नियम को पहचानो, जी, नियमों जी। से अपवादों को मत पहचानो, उल्टा उल्टा काम मत करो। एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल, ये साइंस का बेसिक फंडामेंटल है। ये समाज विज्ञान हो या पदार्थ विज्ञान हो, सब जगह एक ही बात लागू होती है। एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल। अपवाद जो है वो नियम को ही परिभाषित करते जी, हैं, सुब्रत जी नियम बहुत अपवाद को परिभाषित नहीं करते। सुब्रत जी बहुत आपका आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है कि अपवाद कभी भी सामान्य नियम नहीं बनता है। प्रकाश का बेल होना किसी भी पत्रकारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली चीज़ नहीं है। ये बस सुप्रीम कोर्ट का ने अपना एक मानवीय चेहरा प्रदर्शित करने का जो दानवीय चेहरा के उसमें सामने आ रहा था, उसमें एक नकाब ओढ़ने का एक प्रयास किया है। बहरहाल हम आप मेरे साथ बने रहिए, हमारा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसका और इसका भी नकाब उतारते रहने का प्रयास कीजिए। नमस्कार सुब्रत चटर्जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों को, बताया कि किस तरह से चीज़ चल रही है और हम इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।